हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। केवीएम द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। मैं अजय कुमार विद ऑर्गेनिक्स केमिस्ट्री। मैं पढ़ा रहा हूँ चैप्टर नंबर 10 हैलोजन विथ पन, यानी इसमें हेलो एरीन और हेलो एल्केन आते हैं। तो अब तक तो हमने क्या है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ पढ़ रहे थे, यानी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में हमने ये पढ़ा था मैथिल साइनाइड का। ठीक है, मैथिल साइनाइड कैसे बनता है और इसके बाद है मैथिल आइसोसाइनाइड कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ तक इनको बनाने की विधि हमने पढ़ी थी। तो दोनों बनते कैसे हैं, एक तो आयनिक यौगिक की अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनता है, जैसे मान लो CH3 और Cl है, प्लस में यहाँ पर अभिक्रिया कराते हैं KNO2 की, उसकी KCl की, पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड एक आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक है। ये KCl बाहर निकल जाएगा और ये क्या बनता है, CH3Cl, मैथिल साइनाइड बनता है। और नेक्स्ट जो अभिक्रिया थी वो क्या थी, मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया यहाँ पर सिल्वर साइनाइड से कराते हैं। कौन होता है ये, सिल्वर साइनाइड। तो सिल्वर साइनाइड से कराते हैं। ये एक सहसंयोजक यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक है। तो सहसंयोजक यौगिक में इसमें AgCl बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर इस कार्बन से कार्बन नहीं जुड़ता, बल्कि नाइट्रोजन इससे बंध बना लेता है और क्या बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड, है ना, आइसोनाइट्राइल बनता है। इसका नाम क्या है, मैथिल आइसोनाइट्राइल। इसको मैथिल आइसोसाइनाइड भी बोल सकते हैं। तो इससे पहले बताया था कि इनकी पहचान कैसे करते हैं। आयनिक यौगिक ये है कि सहसंयोजक यौगिक ये है। तो यहाँ पर KCN जुड़ा हुआ है, पोटेशियम CN कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिल्वर साइनाइड से कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यदि इनकी विद्युत ऋणताओं में अंतर 1.7 या इससे अधिक हो तो यौगिक क्या होता है, आयनिक होता है, आयनिक व्यवहार दर्शाता है। और यदि इससे कम होती है तो वो सहसंयोजक प्रकृति का होता है। तो ये सहसंयोजक है, कोवलेंट कंपाउंड है, और ये आयनिक कंपाउंड है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, मैथिल आइसोसाइनाइड का हम जल अपघटन कराते हैं। दो तरह से कराएंगे, पूर्ण जल अपघटन और आंशिक जल अपघटन कराते हैं। तो इसमें क्या बनते हैं, अलग अलग उत्पाद बनते हैं। प्राथमिक एमीन बनता है और इसमें द्वितीयक एमीन, दो तरह के यौगिक बनते हैं। यदि हम इसका जल अपघटन कराते हैं, पूर्ण जल अपघटन, तो इसमें मैथिल एमीन और फॉर्मिक अम्ल का मिश्रण बनता है। यदि मैं यहाँ पर इसका पूर्ण जल अपघटन कराएं, H2O, पूर्ण जल अपघटन, जल अपघटन कराने पर CH3NH2 प्लस में फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल बनता है और ये प्राथमिक एमीन बनता है। इस तरह से प्राथमिक एमीन का निर्माण मैथिल आइसोसाइनाइड से हो जाता है। और यदि अपचयन कराते हैं इसका सोडियम प्लस में एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में C2H5OH अपचयन कराते हैं, यानी हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, तो इसमें सेकेंडरी एमीन बनता है, CH3NH और CH3। इस तरह से ये इसमें सेकेंडरी एमीन, द्वितीयक एमीन बनता है। इसमें क्या बनता है, द्वितीयक एमीन बनता है। तो ये हो गया अपचयन से कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर देखो, उस हिसाब से हम हाइड्रोजन जोड़ते चलते हैं। ये हमारे पास CH3 और यहाँ पर NC कंपाउंड है। तो अपचयन कराएंगे, दो हाइड्रोजन लेते हैं, तो एक इससे जुड़ता जाता है, एक इससे जुड़ता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 है और 2 है, तो यहाँ पर क्या होगा, पुनर्विन्यास होता है और ये सेकेंडरी एमीन बनता है। ध्यान रहे कि जो साइनाइड होते हैं वो सेकेंडरी एमीन, यानी इसमें प्राइमरी एमीन बनते हैं जब अपघटन और जल अपघटन इसका कराते हैं, अपचयन कराएंगे, जबकि आइसोसाइनाइड में सेकेंडरी एमीन भी बनता है। तो इस तरह से अपचयन कराने पर द्वितीयक एमीन बनेगा।
ये हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। तो इनमें हम क्या देखते हैं कि जो एल्किल हैलाइड का जो हैलोजन था उसका प्रतिस्थापन साइनाइड और आइसोसाइनाइड से हुआ है। ये साइनाइड और आइसोसाइनाइड क्या होते हैं? एल्कोहलिक प्रकृति के होते हैं, एल्कोहलिक प्रकृति के होते हैं। इनकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, इससे आइसोसाइनाइड और इससे साइनाइड बनते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नाइट्राइट व नाइट्रो। नाइट्राइट व नाइट्रो समूह द्वारा विस्थापन प्रतिस्थापन किसी भी हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करते नाइट्राइट और नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। अब हमें पता है नाइट्रो समूह का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है N डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, ये क्या होता है? उभय दंतुक नाभिक स्नेही। उभय दंतुक यानी इसमें ऑक्सीजन भी बंध बना सकता है और नाइट्रोजन भी बंध बनाता है। अभी ऑक्सीजन बंध बनाता है तो यौगिक का नाम अलग होगा, और नाइट्रोजन बंध बनाएगा तो यौगिक का नाम अलग होगा। ये भी इसी तरह से होते हैं कि जैसे हम मान लो मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराई यहाँ पर KNO2 से, तो इसका नाम क्या होता है? पोटेशियम नाइट्राइट। तो ये एक ऐसा यौगिक होता है, आयनिक यौगिक होता है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड है। आयनिक में क्या होगा? जैसे इसमें KCl बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या बचा? NO2 बचा, यानी NO2 नाइट्रो समूह है। तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा या नाइट्रोजन जुड़ेगा वो इस पर डिपेंड करता है। यदि यहाँ पर हम इस तरह से ले लेते हैं CH3O N डबल बॉन्ड O इस तरह से, तो यहाँ पर कौन जुड़ा है? इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है। ऑक्सीजन जुड़ा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्केन नाइट्राइट हो जाएगा। क्या बोलते हैं? एल्केन नाइट्राइट बोलते हैं इसको, है ना। तो एल्केन की जगह कार्बन भी लिख सकते हैं, मेथेन नाइट्राइट। या अब इसके बाद यदि हम इसकी अभिक्रिया CH3Cl प्लस में AgNO2 से कराते हैं, AgNO2। अब यहाँ पर देखो सिल्वर और नाइट्रोजन की विद्युत ऋणताओं में जो अंतर होता है वो 1.7 से कम होता है। तो कम हुआ तो ये क्या हो गया? सहसंयोजक प्रकृति का हो गया, सहसंयोजक प्रकृति का हो जाता है, सहसंयोजक प्रकृति का है सिल्वर नाइट्राइट। नाम क्या है इसका? सिल्वर नाइट्राइट। ठीक है, यहाँ भी AgCl का अवक्षय बाहर निकलेगा और यहाँ पर क्या बनेगा? CH3 नाइट्रोजन बंध बनाएगा इसमें, और ये ऑक्सीजन इस तरह से होंगे। तो इसको का नाम हो जाएगा नाइट्रो एल्केन। एक कार्बन है तो मेथेन, दो है तो एथेन। तो यहाँ पर ये जो समूह कहलाता है ये क्या कहलाएगा? नाइट्रो कहलाएगा, और यहाँ पर ये जुड़ता है तो क्या कहलाता है? नाइट्राइट कहलाता है। इस तरह से इनमें दोनों में अंतर होता है। जुड़ने वाला यदि सहसंयोजक है तो नाइट्रो एल्केन बनता है, और आयनिक है तो यहाँ पर एल्केन नाइट्राइट बनता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो गया। तो ये हो गई विस्थापन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। किसकी? हेलो एल्केन की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसके बाद जो दूसरी अभिक्रियाएं होती हैं, जो दूसरा प्रकार होता है वो क्या होता है? विलोपन अभिक्रियाएं। विलोपन अभिक्रियाएं। तो विलोपन अभिक्रियाओं में क्या होता है? यानी को एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, रिएक्शन है ना। विलोपन विलुप्त होता है। तो इनमें क्या होता है? ये योगात्मक अभिक्रियाओं के विपरीत होती हैं। योगात्मक अभिक्रियाओं के विपरीत होती हैं। कैसे होती हैं? जैसे देखो विलोपन में तो कोई छोटे अणु या परमाणुओं के समूह का यानी विलुप्त होना विलोपन होता है, जिससे क्या होते हैं कि विलोपन अभिक्रियाओं में दो सिग्मा बंध टूटते हैं और इनकी जगह पर क्या बन जाता है? एक पाई बंध बन जाता है। ये तो हो गई विलोपन। और योगात्मक में क्या होता है? योगात्मक अभिक्रियाओं में कि उसमें एक पाई बंध टूटता है और दो नए सिग्मा बंध बनते हैं। दोनों विपरीत हो गई, है ना। तो ये अभिक्रियाएं कैसे होती हैं? हमने प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी थी, वो हम दो तरह से होती है, SN1 और SN2। ऐसी विलोपन अभिक्रियाएं भी दो तरह से होती हैं, E1 और
E2। इनको विलोपन, जिसका हम बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे इनके प्रकार। यहाँ तो हम सिर्फ विलोपन अभिक्रियाएं ही पढ़ेंगे, क्या होती है इनमें, क्या क्या अभिक्रियाएं होंगी और क्या क्या उत्पाद बनेंगे। तो विलोपन कैसे होता है अब देखते हैं इसमें। देखिए ये विलोपन अभिक्रिया की डेफिनेशन है, सिंपल है। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु में से दो परमाणु या छोटे समूहों का एक सरल अणु के रूप में निष्कासन या विलोपन होता है, विलोपन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं की विशेषता क्या होती है? ये अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रियाओं के विपरीत होती हैं। अगर मान लो टॉपिक योगात्मक अभिक्रियाओं का आए तो आप इस लाइन को उल्टा करके लिख देना कि वे अभिक्रियाएं विलोपन अभिक्रियाओं के विपरीत होती है। ठीक है, विपरीत होती हैं अर्थात इनमें दो सिग्मा बंध टूटकर एक नया पाई बंध का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो हम कोई भी एल्किल हैलाइड का यौगिक लें, उदाहरण के रूप में RCH2 CH2 और यहाँ पर लगा दिया हमने Cl। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये इस क्लोरीन से जुड़ा हुआ ये कार्बन है जो अल्फा कार्बन होता है और इसके आगे वाला बीटा कार्बन होता है, यानी एक कार्बन और दो कार्बन। इसकी अभिक्रिया हम अल्कोहलिक KOH से कराते हैं। अल्कोहलिक KOH ले लेते हैं और अल्कोहलिक का मतलब होता है कि इसमें एथिल अल्कोहल डालते हैं, C2H5OH की उपस्थिति में कराते हैं, अल्कोहल लेते हैं। तो इसमें उत्पाद जो बनते हैं वो क्या बनते हैं, RCH डबल बॉन्ड CH2 यानी एल्कीन बनती है। और प्लस में यहाँ पर क्या निकल जाता है, KCl प्लस में H2O बाहर निकलता है। ये बाई प्रोडक्ट है। तो ये अभिक्रिया होती है। तो ये अभिक्रिया दो पदों में होगी, यानी विलोपन अभिक्रियाएं E1 पद में होती है और E2 पद में भी होती हैं। सेम SN1 SN2 की तरह है, पर अंतर क्या होता है कि SN1 में क्या होगा, SN1 में पहले पद में कार्ब धनायन बनता है, इसमें भी कार्ब धनायन ही बनता है। और सेकंड पद में कार्ब धनायन पर उसमें कौन अटैक करता था, कोई भी नाभिक स्नेही, इसमें भी क्या करता है, नाभिक स्नेही अटैक करता है। अब E2 में क्या होगा, जैसे SN2 होती है ऐसे E2 होती है। ये एक पद में होती है, ये भी एक पद में होती है। इसमें भी संक्रमण अवस्था बनती है, इसमें भी संक्रमण अवस्था बनती है। इनका डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे या अगली क्लासों में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ विलोपन अभिक्रियाएं पढ़नी है। तो विलोपन अभिक्रियाएं होती क्या है वो देखना है हमें कि इन अभिक्रियाओं में यदि मैं इनको ऐसे लिख दूँ, यहाँ पर ये Cl मैं नीचे लगा देता हूँ, ठीक है, इसका एक H हटा देता हूँ, ये नीचे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये सिग्मा बंध है, ये भी सिग्मा बंध है। तो विलोपन में क्या होता है कि दो सिग्मा बंध टूटकर एक नया पाई बंध बनाते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो बंध के इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, इनमें कार्बन की विद्युत ऋणता है तो बंध के इलेक्ट्रॉन इनके बीच में चले जाते हैं इस तरह से। तो ये एक छोटा अणु HCl के रूप में बाहर निकल जाता है। HCl OH से अभिक्रिया करता है और KCl और जल का अणु बना लेता है। ठीक है, ये समझाने के लिए है। तो इसमें देखो दो सिग्मा बंध टूट गए तो यहाँ पर एक क्या बन गया, एक पाई बंध बन गया, एक सिग्मा बंध है। तो इस तरह से ये विलोपन अभिक्रियाएं हैं, इन्हें एल्कीन बनती हैं विलोपन अभिक्रियाओं में। विलोपन में कोई छोटा अणु जल भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखने की ये होती है कि जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा होगा, ये ध्यान देना, जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है, यानी अल्फा कार्बन कहलाता है। और इस अल्फा कार्बन से जितने भी कार्बन जुड़े होंगे दाएं बाएं कहीं पर भी, वो क्या कहलाएंगे, बीटा कार्बन कहलाएंगे। यानी हम ये माने, जैसे मान लो ये हमारा कार्बन है, इस कार्बन से कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसके यहाँ भी कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, फिर आगे भी कोई कार्बन है, इस तरह से ये लंबी श्रृंखला है। उधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऊपर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, आगे भी कार्बन जुड़ा हुआ है, इस तरह से बड़ी श्रृंखला है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल इसको हटा दो। यहाँ पर देखो इससे हैलोजन जिससे जुड़ा हुआ है ये अल्फा कार्बन कहलाता है। क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन। अब इससे अगले कार्बन, चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो चाहे ऊपर हो, वो क्या कहलाएंगे, बीटा कार्बन। ये बीटा कार्बन हो गया।
ये भी बीटा कार्बन हो गया। इसके बाद गामा कार्बन, डेल्टा, इस तरह से इंडिकेट करते हैं। तो विलोपन जो होता है वो कहाँ पर होगा? निकटवर्ती, ध्यान रखना, निकटवर्ती कार्बन पर। निकटवर्ती का मतलब नज़दीक होने चाहिए। जैसे मान लो इसका हैलोजन हटेगा तो इनमें से हाइड्रोजन हटेगा। और निकटवर्ती तो ये भी निकटवर्ती है, ये भी निकटवर्ती है, ठीक है। तो इनमें से इसके निकट वाले का ये हाइड्रोजन भी निकल सकता है इसके साथ, या फिर ये हाइड्रोजन भी निकल सकता है। यानी ये हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और ये निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। इन वाले हाइड्रोजन यानी गामा के हाइड्रोजन नहीं निकलेंगे। तो अब ये हाइड्रोजन इस पर डिपेंड करता है कि कौन कौन से प्रतिस्थापी यहाँ पर इस कार्बन से आगे जुड़े हुए हैं, इससे कितने जुड़े हुए हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा एल्कीन बनेगा। डबल बॉन्ड यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल ये करवाया है हमने, तो एक चीज़ ध्यान रखना, निकटवर्ती कार्बन से, इसमें तो एल्कीन बन गई, ठीक है। ये तो कॉमन अभिक्रिया है हमारी, क्या है? सिंपल अभिक्रिया है। तो ये तो हमने लिया यहाँ पर Cl और यहाँ पर ये H, तो ये बाहर निकलता है इसमें Cl, ठीक है। अगर मान लो कोई हम एल्कीन लें, ये वाला एग्जाम्पल लें, CH3 CH2 CH2 CHCl और यहाँ पर CH3 लिख दो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, एक कार्बन और कम कर दो, यहाँ पर ये 3 लगा दिया हमने, क्लियर है यहाँ पर। तो अब देखो ये क्लोरीन यहाँ जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन है, ठीक है। इससे अगला कार्बन क्या होगा? बीटा, यानी नेक्स्ट कार्बन। इससे इधर नेक्स्ट कार्बन कौन होगा? ये भी बीटा, ये गामा है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम नंबरिंग भी करें तो देखो इसके नज़दीक कौन है? ये भी है और ये भी है ना। यानी इससे अगला जो कार्बन होता है उसको निकालते हैं। अब यहाँ पर हम इसको जब अभिक्रिया कराते हैं अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, तो क्या बनते हैं? 2 तरह की एल्कीन बनती हैं। क्या क्या बाहर निकलेंगे? माइनस KCl और माइनस H2O, ये बाहर निकल जाएंगे। और यहाँ पर क्या बनेगी? एक तो ये बनेगी CH3 CH डबल बॉन्ड और CH3, और दूसरी ये बनती है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो 2 तरह की एल्कीन, यानी इस तरह की कंडीशन आ जाए तो एल्कीनों का मिश्रण बनता है। ये तो कौन सी है? इसे बोलते हैं 2 ब्यूटीन और उसे बोलेंगे 1 ब्यूटीन। अब 1 ब्यूटीन यानी ये अधिक मात्रा में बनती है और ये कम मात्रा में बनती है। यहाँ तक क्लियर है? अब ये क्यों बनी है ये चीज़ देखो कि इसमें यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन। यहाँ पर भी हम इसको ऐसे लिख दें, ये भी क्या है? बीटा हाइड्रोजन है। जब बीटा कार्बन पर जुड़ा है तो बीटा हाइड्रोजन ही होगा, है ना। तो अगर मान लो ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकलता है, यानी इस तरह से ये HCl बाहर निकल गया, तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? यहाँ पर आता है डबल बॉन्ड, यानी किनारे पर। यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो हमारी ये वाली एल्कीन बनती है 1 ब्यूटीन। क्लियर है? अगर मान लो ये वाला हाइड्रोजन ना हटकर ये वाला हाइड्रोजन हटता है, ये वाला, तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? इन दोनों कार्बन के बीच में आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? CH3, ये हो गया CH, यहाँ डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड और CH3, ये ऐसे कैसे रहेगा? यानी ये वाली ब्यूटीन बनेगी, ठीक है। अब ये ब्यूटीन अधिक मात्रा में क्यों बनी और ये कम क्यों बनी? तो इनका निर्धारण कौन करता है? इनका निर्धारण करते हैं हम सेट-जेफ के नियम से। सेट-जेफ का नियम, ये होता क्या है सेट-जेफ का नियम? देखो क्लियर याद हो जाएगा कि जैसे मान लो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, सेट-जेफ के नियम के अनुसार वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें प्रतिस्थापी ज़्यादा से ज़्यादा हों, यानी अधिक प्रतिस्थापित वाली एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है। यदि हम इस पर कंसिडर करें तो ये हमारे द्विबंध के 2 कार्बन हैं, ठीक है, ये और ये। इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? H जुड़ा हुआ है, तो हमने एक के H जोड़ दिया। अब इसी कार्बन से CH3 भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हमने
CH3 जोड़ दिया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आओ, इस कार्बन से एक H जुड़ा हुआ है, दूसरा क्या जुड़ा हुआ है, CH3। अब इधर आ जाओ, इधर क्या है, ये हमारे द्विबंध के कार्बन ये हैं। ठीक है, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड C लिख दिया हमने। इस कार्बन से क्या जुड़े हुए हैं, 2H जुड़े हुए हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 2H। ठीक है, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, एक तो H जुड़ा हुआ है, ये लिख दिया H। दूसरा क्या जुड़ा हुआ है, ये पूरा समूह जुड़ा हुआ है, ये है CH2 और CH3। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कि ये एक प्रतिस्थापी है, यहाँ पर बाकी H है। यहाँ कितने प्रतिस्थापी हैं, 2 प्रतिस्थापी हैं। तो सेटजेफ का नियम क्या कहता है कि वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापी जुड़े हों, तो ये अधिक बनेगी और वो कम बनेगी। तो ये तो था हमारा सेटजेफ का नियम और इनका विलोपन। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसमें देखिए यहाँ पर इन्हें विलोपन अभिक्रियाएं कहते हैं, या फिर इनका दूसरा नाम क्या होता है कि इसमें देखो हाइड्रोजन भी हटा है, तो वी हाइड्रोजनीकरण, हेलोजन हटा है, हेलोजनी वी हेलोजनीकरण, तो दोनों एक साथ हटते हैं, तो इनका दूसरा नाम क्या होता है, इन्हें वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, या ये बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटा है, तो इनको क्या कहते हैं, बीटा विलोपन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। इनको 1-2 विलोपन भी कहते हैं या 2 विलोपन भी, आदि नामों से इसको जानते हैं। तो आप ये लिख लीजिए इस तरह से। मैं यहाँ पर इसको सेटजेफ का नियम लिख देता हूँ। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया इसे देखिए, सेटजेफ का नियम क्या होता है, सेटजेफ का नियम, यदि किसी हेलो एल्केन यानी ये वाला जैसे 2-ब्रोमोब्यूटेन है और भी बड़ा हो सकता है कि विलोपन अभिक्रिया में एल्कीनों का मिश्रण बनता है। एल्कीनों का मिश्रण का मतलब है कि 2, 3, 4 कितनी एल्कीन बनती हैं, है ना, तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें प्रतिस्थापी अधिक होते हैं, जिसमें प्रतिस्थापी अधिक हों। यही सेटजेफ का नियम है। जैसे 2-ब्रोमोप्रोपेन की अभिक्रिया KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं, तो 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन का मिश्रण बनता है, -H2O व -KBr, ये बाहर निकल जाते हैं। तो ये 2 ब्यूटीन अधिक मात्रा में बनती है और ये कम मात्रा में बनती है। अब कम क्यों बनती है, देखो इसमें प्रतिस्थापी कितने हैं, द्विबंधित कार्बन से 2 प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, इसमें सिर्फ एक ही प्रतिस्थापी है एथिल समूह, यहाँ पर 2 मैथिल हैं, तो संख्या ज़्यादा है प्रतिस्थापियों की, तो ये एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है। ये हो गई हमारी विलोपन अभिक्रियाएं। इसके बाद जो नेक्स्ट अभिक्रिया थी वो थी धातुओं से अभिक्रिया, कि एल्किल हैलाइड धातुओं से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। हम धातुओं की बात करें तो जो एल्किल हैलाइड होते हैं ज़्यादातर क्या होंगे कि ज़्यादातर एल्किल हैलाइड जैसे RBr, RI, RCl, है ना, फ्लोरीन तो बहुत कम होता है, तो ये ज़्यादातर क्या करते हैं, कुछ निश्चित धातुओं से अभिक्रिया करते हैं, धातुओं से ही अभिक्रिया करते हैं। जब जैसे मान लो कोई भी एल्किल हैलाइड है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Na जुड़ा हुआ है, सोडियम धातु से अभिक्रिया की, ठीक है, तो सोडियम धातु के 2 अणु ले लिए हमने, ठीक है, तो NaCl जैसे बाहर निकला तो ये हमारे पास RNA बन गया, ठीक है। तो धातुओं से क्रिया क्या हुई, RNA,
तो यहाँ पर ये तो हो गया मेटल, और आर का मतलब क्या होता है, कार्बन। जब कार्बन और धातु के बीच में जो बंध बनता है उन यौगिकों को क्या कहते हैं हम, कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं, या ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, यानी वे यौगिक जिनमें धातु और कार्बन के बीच में बंध पाया जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो कुछ निश्चित धातुएं हैं जो एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करती हैं, जैसे हम इसमें फर्स्ट लिखते हैं सोडियम धातु से अभिक्रिया, सोडियम धातु से अभिक्रिया। तो एल्किल हैलाइड सोडियम धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, जब सोडियम धातु की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो जब एल्किल हैलाइड के अभिक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो इसमें 2 एल्किल हैलाइड लेते हैं, अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो उच्च एल्केन बनते हैं, उच्च एल्केन बनते हैं और NaX बाहर निकलता है। उच्च एल्केन का मतलब होता है कि जो अभिकारक लिया था हमने एल्किल हैलाइड, उसमें एक कार्बन होता है, जैसे उत्पाद बनते हैं तो वो दुगने कार्बन हो जाते हैं, उसमें डबल कार्बन हो जाते हैं, यानी उच्च एल्केन बनते हैं। ये कंडीशन क्या होती है कि इसमें जैसे हमने यहाँ पर ले लिया मैथिल क्लोराइड, ठीक है, अभिक्रिया कराई, इसमें सोडियम के 2 अणु लेते हैं तो 2 ही मैथिल क्लोराइड ले लेते हैं ClCH3। तो यहाँ पर NaCl बाहर निकल जाते हैं, किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर क्या बनेगा CH3 प्लस में 2NaCl, तो ये एथेन बन गया है ना, 2 कार्बन, उच्च एल्केन। यहाँ पर तो हमने लिया, ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, इसे वुड्स अभिक्रिया कहते हैं, वुड्स अभिक्रिया कहते हैं, वुड्स अभिक्रिया के नाम से भी जानी जाती है। ये बोल सकते हैं जब एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो उच्च एल्केन बनते हैं। यदि यहाँ पर एल्किल हैलाइड, यहाँ पर तो एक जैसे एल्किल हैलाइड थे, ठीक है, अगर मान लो ये एल्किल हैलाइड अलग अलग हों, अलग अलग का मतलब होता है कि CH3Cl प्लस में 2Na और यहाँ पर लिख दिया Cl, CH2 और CH3, ये है एथिल क्लोराइड और ये है मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, ठीक है। तो 2 NaCl बाहर निकल जाएंगे, इसमें शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो -2 NaCl बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर एल्केनों का मिश्रण बनता है, क्या बनता है, एल्केनों का मिश्रण बनता है, यानी 3 तरह की एल्केन बनने की संभावना होती है, यानी संभावना होती है मिश्रण। वो कैसे होता है कि हमारे पास ये 2 तरह के एल्किल समूह हैं। अब ये 2 तरह के एल्किल समूह 3 तरीके से जुड़ सकते हैं, तो या तो क्या हो जाएंगे CH3 और CH2 CH3, ये हो गया प्रोपेन, या फिर दोनों ही CH3 जुड़ जाएं CH3 डैश में CH3, या फिर दोनों ही CH2 CH3 CH2 और CH3, इस तरह से ये हो गया ब्यूटेन, एथेन और प्रोपेन, इनका मिश्रण बनने की संभावना होती है। 3 तरह के एल्केन बनते हैं, इन्हें कहते हैं एल्केनों का मिश्रण कहते हैं। यदि एल्किल हैलाइड हमारे अलग अलग हैं, ये अलग है और ये अलग है, तो ये वुड्स अभिक्रिया हो गई, सोडियम धातु से अभिक्रिया हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लैंग्वेज आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, आप तो अभिक्रिया याद होनी चाहिए कि किसको किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, मैग्नीशियम धातु से जब अभिक्रिया कराते हैं तो योगोत्पाद बनता है। जैसे किसी भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हमने कराई यहाँ पर RX,
प्लस में Mg से अभिक्रिया कराते हैं। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, 2 बंध बनाता है, तो क्या होगा, ये बंध यहाँ से टूटकर इसका हैलोजन इधर आ जाता है और मैग्नीशियम यहाँ पर बंध बना लेता है। ये भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है। ड्राई ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये बनता है RMgX। इसका नाम होता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, यानी ये ग्रिग्नार अभिकर्मक का सामान्य सूत्र है। इस किसका सूत्र है? ग्रिग्नार अभिकर्मक का सामान्य सूत्र है। ग्रिग्नार रिएजेंट होता है जो कि अत्यधिक क्रियाशील होता है। कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल लें यहाँ पर CH3 मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर, तो हमारे पास बनता है CH3MgBr। नाम है इसका मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यानी ये क्या बन गए? इन्हें कार्ब धात्विक यौगिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्ब धात्विक यौगिक, यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्योंकि कार्बन और धातु के बीच में बंध बना हुआ है। यह अत्यंत क्रियाशील ग्रिग्नार अभिकर्मक है जो कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट धातु है वो हम पढ़ते हैं जिंक धातु से अभिक्रिया। जब जिंक धातु से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं? फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। तो फ्रैंकलैंड नामक वैज्ञानिक ने इसको अभिक्रिया कराई थी किससे? एथिल C2H5Br। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, इसके 2 अणु लिए थे। किससे अभिक्रिया कराई थी? जिंक के 2 अणुओं से अभिक्रिया कराई। तो इसमें क्या बनता है? C2H5Zn C2H5 प्लस में ZnBr2 बाहर निकल जाता है। ये कहलाता है डाई एथिल जिंक। डाई एथिल जिंक, इसको फ्रैंकलैंड अभिकर्मक भी कहते हैं। फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। इस तरह से और भी धातु होते हैं, लिथियम भी होता है, लेड भी होता है, इन सब से अभिक्रियाएं कराई जाती हैं तो कार्ब धात्विक यौगिक बनते हैं। ये भी एक प्रकार का कार्ब धात्विक यौगिक है, क्योंकि धातु है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो इनके बीच में जब बंध बनते हैं तो उसे हम कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। तो इस तरह से ये रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट हो गई हैं, एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, यहाँ तक हमने सारी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी, विलोपन अभिक्रियाएं पढ़ी और योगात्मक अभिक्रियाएं पढ़ी हैं। इसके बाद हम जो बात कर रहे हैं ARX की बात कर रहे हैं। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो ये ही दर्शाते हैं, यानी एरोमेटिक हैलाइड ही उन अभिक्रियाओं को कर सकते हैं। तो उनकी कुछ अलग अभिक्रियाएं हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक का ये वीडियो कैसा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हेलो एरिन, यानी हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रियाएं। कुछ स्पेशल अभिक्रियाएं हैं, उनको हम पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।